बच्चों आज हम कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 12 उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण के साधन एवं निवारण आयोग पर चर्चा करेंगे। देखिए गत वीडियो में हमने उपभोक्ता के अधिकारों और उत्तरदायित्वों के बारे में चर्चा की थी। उपभोक्ता को अनैतिक कार्यों से बचाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उसे कुछ अधिकार दिए गए और उसके कुछ उत्तरदायित्व तय किए गए। देखिए अधिकारों और उत्तरदायित्वों के साथ साथ कई अन्य साधन भी हैं जिसके माध्यम से उपभोक्ता का संरक्षण किया जा सकता है। आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। उपभोक्ता संरक्षण के तरीके व साधन। अधिकारों और उत्तरदायित्वों के बारे में उपभोक्ताओं की जागरूकता सिर्फ एक तरीका है। देखिए अधिकारों और उत्तरदायित्वों के बारे में यदि उपभोक्ता जान लेता है, जागरूक हो जाता है इनके बारे में, तो यह उसके संरक्षण का एकमात्र तरीका नहीं है। यह केवल एक तरीका है। इसके अलावा भी कई अन्य तरीके हैं जिसके माध्यम से उपभोक्ता को जो अनैतिक कार्य हैं उनसे बचाया जा सकता है, जिससे उपभोक्ता संरक्षण के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे अन्य तरीके हैं जिनसे यह उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है, जो इस प्रकार हैं। देखिए कई अन्य तरीके हैं जिनके माध्यम से भी उपभोक्ता का संरक्षण किया जा सकता है, जिनके अंदर पहला तो आता है व्यवसाय का स्वनियमन। देखिए व्यवसाय का स्वनियमन यानी एक व्यवसायी खुद अपने व्यवसाय से संबंधित कुछ नियम बना ले कि हमें उपभोक्ता को हानि नहीं पहुंचानी है, उपभोक्ता हित का ही कार्य करना है, वह अपना उत्तरदायित्व समझते हुए कार्य करे, तो इससे उपभोक्ता का संरक्षण हो सकता है। दूसरा होता है इसमें व्यापार संघ। देखिए कई व्यापार संघ बने हुए हैं देश में हमारे, जो कि उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए कुछ आचार संहिता का निर्माण करते हैं और जो उनके सदस्य होते हैं उनसे उस आचार संहिता का पालन करने के लिए कहते हैं, जिसमें उपभोक्ता से संबंधित मार्गदर्शन दिए होते हैं किस प्रकार उपभोक्ता के साथ लेन देन किया जाना चाहिए। इसी की कड़ी में एक आता है उपभोक्ता संगठन। देखिए ये संगठन भी उपभोक्ता के हितों के लिए कार्य करने में सहयोग प्रदान करते हैं। उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उपभोक्ता को जागरूक बनाए रखने के लिए ये कार्य करते हैं। इसमें एक जो है वह है सरकार। देखिए सरकार भी उपभोक्ता के हितों की पूर्ति के लिए समय समय पर कई सारे अधिनियम बनाती रहती है। वह जो भी अधिनियम बनाती है उससे उपभोक्ता का रक्षण होता है अनैतिक कार्यों से। साथ ही साथ इसके द्वारा कुछ ऐसी संस्थाएं भी बनाई गई हैं जो कि उपभोक्ता को उसकी शिकायत का निवारण करने में सहयोग प्रदान करती है। आइए इन्हें विस्तार से देख लेते हैं। व्यवसाय द्वारा स्वनियमन। देखिए इसे इस प्रकार समझते हैं, एक व्यवसायी है जो कि मिठाई की दुकान चलाता है। यदि वह तय कर ले कि वह मिलावटी सामान नहीं बेचेगा, नकली मावे का प्रयोग नहीं करेगा, तो देखिए उपभोक्ता को किसी भी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होगी। उपभोक्ता वहां पर आएगा और मिठाइयां खरीदेगा। यदि वह खुद ही यह तय कर ले कि वह इन अनैतिक कार्यों को नहीं करेगा, इन अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं रहेगा, तो उपभोक्ता उस व्यवसाय की ओर खुद ही चलकर आगे आएंगे। सामाजिक रूप से उत्तरदायी फर्म अपने ग्राहकों के साथ लेन देन करने में नैतिक मानकों और पद्धतियों का पालन करती है। देखिए जो उत्तरदायी फर्में होती हैं वे अपने उपभोक्ता के साथ लेन देन करते समय अपने दायित्वों का प्रयोग करती है। वे अनैतिक गतिविधियों से दूर रहती हैं, वे पूरा तोलती हैं, वे अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं उन्हें उपलब्ध करवाती हैं, वे उचित कीमत उनसे वसूल करती हैं, वे उन्हें उत्पाद के संबंध में समस्त प्रकार की जानकारियां उपलब्ध कराने का कार्य करती हैं। इस प्रकार की गतिविधियों से वे उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने का कार्य करते हैं। अच्छी और नैतिक पद्धतियों द्वारा ग्राहकों को सही तरीके से सेवा देना फर्मों के हित में होता है और सही तरीके से यदि ग्राहक को सेवा दी जाती है
तो वह व्यवसाय के हित में होता है, क्योंकि वह व्यवसाय ग्राहकों के पीछे ही चलता है। यदि अधिक से अधिक ग्राहक उस व्यवसाय से जुड़ेंगे तो ही व्यवसाय को लाभ प्राप्त होगा और वह दीर्घ काल तक बाजार में टिक सकेगा। कई फर्मों ने अपने उपभोक्ताओं की समस्याओं और शिकायतों के निवारण के लिए अपने ग्राहक सेवा और शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं। देखिए, जो बड़ी फर्में होती हैं वे अपने उपभोक्ताओं की शिकायत के लिए अपने यहाँ पर उपभोक्ता शिकायत निवारण केंद्र बनाती है, उपभोक्ता सेवा केंद्रों की स्थापना करती है, जो कि उपभोक्ताओं के सामने आने वाली समस्याओं को दूर करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार जो ये व्यवसाय हैं ये अपने नियम बनाकर भी उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हैं। दूसरा है व्यापार संघ। देखिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स फिक्की और भारतीय उद्योग परिसंघ जैसे व्यापार, वाणिज्य और व्यवसाय संघों ने अपनी आचार संहिता को निर्धारित किया है, जो ग्राहकों के साथ उनके लेन देन में उनके सदस्यों के लिए मार्गदर्शन निर्धारित करता है। ये जो व्यापार संघ होते हैं ये इनके सदस्यों के लिए एक आचार संहिता का निर्माण करते हैं, किस प्रकार उपभोक्ता के साथ लेन देन करना है, किस प्रक्रिया को अपनाकर आप उपभोक्ता के हितों का रक्षा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये अपने सदस्यों को उपभोक्ता के हितों की पूर्ति करने के लिए मार्गदर्शित करने का कार्य करते हैं। इनकी भी उपभोक्ता संरक्षण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तीसरा है उपभोक्ता जागरूकता। देखिए, एक उपभोक्ता यदि अपने अधिकारों के बारे में, यदि अपने उत्तरदायित्वों के बारे में जागरूक रहता है तो वह उसके सामने जो भी शिकायत आती है, जो भी समस्या आती है, उसका आसानी से समाधान ढूंढ लेता है। वह उचित मंच पर अपनी शिकायतों को दर्ज करवाता है और उनका हल प्राप्त कर लेता है। लेकिन यदि वह जागरूक नहीं है तो वह अपने अधिकारों को नहीं समझ पाएगा और अनैतिक कार्यों के माध्यम से वह ठगा सा महसूस करेगा। तो उससे बचाने के लिए उपभोक्ता का जागरूक होना भी बहुत आवश्यक है और इसके लिए कई अभियान भी चलाए जाते हैं, जैसे जागो ग्राहक जागो। इस प्रकार के अभियान के द्वारा उपभोक्ता को जागरूक बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। एक उपभोक्ता जिसे अपने अधिकारों और उसके लिए उपलब्ध राहतों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी है, वह किसी भी अनुचित व्यापार पद्धतियों या अनैतिक शोषण के खिलाफ अपनी आवाज उठाने की स्थिति में होगा। यदि उपभोक्ता को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी है, यदि उसे अपनी शिकायत पर क्या राहत प्राप्त हो सकती है, क्या क्षतिपूर्ति उसे प्राप्त हो सकती है, इसके बारे में जानकारी है, तो वह अनुचित व्यापार पद्धतियों और अनैतिक शोषण के खिलाफ अपनी आवाज को उठा सकेगा और उनसे अपने आप को बचा सकेगा। उपभोक्ता की उत्तरदायित्वों की अपनी समझ भी उसे अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम बनाएगी और उपभोक्ता को उसके उत्तरदायित्वों की जो समझ है, उसके क्या क्या उत्तरदायित्व हैं, उसे बिल लेना चाहिए, उसे लेन देन में ईमानदारी बरतनी चाहिए, इस प्रकार की जो उसके उत्तरदायित्व हैं इनका भी ज्ञान होना चाहिए ताकि वह इन अनैतिक कार्यों से बच सके। उपभोक्ता संगठन। देखिए, उपभोक्ता संगठन उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और उत्तरदायित्वों के बारे में शिक्षित करने का कार्य करते हैं और उन्हें संरक्षण प्रदान करने का कार्य भी करते हैं। उपभोक्ता संगठन उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में वैसे तो उपभोक्ता संगठन बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं, लेकिन जो उपभोक्ता संगठन यहाँ पर बने हुए हैं वे उपभोक्ताओं के हितों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं। ये संगठन व्यावसायिक फर्मों को गलत पद्धतियां न अपनाने और उपभोक्ताओं का शोषण न करने के लिए विवश कर सकते हैं। इन संगठनों के माध्यम से एक व्यावसायिक फर्म को गलत पद्धतियां न अपनाने के लिए विवश किया जा सकता है, साथ ही साथ उपभोक्ता हित के कार्य करने के लिए भी उसे विवश किया जा सकता है और यह कार्य उपभोक्ता संगठनों के द्वारा अच्छे तरीके से किया जा रहा है। सरकार। देखिए, सरकार भी समय समय पर अधिनियम लाकर, कानून बनाकर उपभोक्ता संरक्षण के कार्य कर रही है। पहले सरकार द्वारा 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाया गया और जैसे जैसे समय के साथ बदलाव आते गए, ऑनलाइन व्यापार प्रारंभ हुआ, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन लेन देन होने लगा,
तो सरकार ने इससे होने वाली ठगी को बचाने के लिए 2019 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम नए कलेवर में प्रस्तुत किया, जिसके माध्यम से उपभोक्ताओं को ऑनलाइन व्यापार में होने वाली ठगी से बचाया जा सके। सरकार विभिन्न उपायों के लिए अधिनियम बनाकर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा कर सकती है। कई प्रकार के कानून सरकार द्वारा उपभोक्ता हितों के लिए बनाए गए हैं। एक टोल फ्री राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1800114000 दिया है, जहां पर एक उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। यदि उसके सामने कोई समस्या आती है तो वह इस टोल फ्री नंबर पर अपनी बात कह सकता है। भारत में कानूनी ढांचा उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने वाले विभिन्न कानूनों को शामिल करता है, और जो भारत का कानूनी ढांचा है उसमें उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने के लिए कई कानूनी बातें लिखी हुई है। इन विनियमों में सबसे महत्वपूर्ण उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा अधिनियम है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, जो कि जुलाई 2020 से प्रभावी हुआ था। अधिनियम उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिकूल मामलों को विनियमित करने के लिए एक केंद्रीय प्राधिकरण प्रदान करता है, और इस अधिनियम के द्वारा एक केंद्रीय प्राधिकरण दिया गया है जो कि उपभोक्ता हितों के प्रतिकूल मामलों को विनियमित करने का कार्य करता है, उनका निराकरण करने का कार्य करता है। इसे केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA के रूप में जाना जाता है। उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्गत निवारण अभिकरण एजेंसियां, देखिए 3 एजेंसियां हैं यहां। जिला आयोग जिला स्तर पर, राज्य आयोग राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय आयोग राष्ट्रीय स्तर पर। इन्हें हम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नाम से भी जानते हैं। और इसी प्रकार राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग इनके नाम होते हैं, जिन्हें हम शॉर्ट रूप में जिला आयोग, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग कहते हैं। देखिए जिला स्तर पर जिला आयोग का गठन किया जाता है और इसका गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। जो भी राज्य सरकार है वह अपने अलग अलग जिलों में जिला आयोग का गठन करती है। राज्य आयोग का गठन भी राज्य सरकार द्वारा ही किया जाता है। राष्ट्रीय आयोग का गठन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, और ये उपभोक्ताओं की जो शिकायतें होती है उनका निवारण करने का कार्य करती हैं। जिला स्तर पर जो जिला आयोग बनाए जाते हैं राज्य सरकार के द्वारा, उनका जो क्षेत्राधिकार होता है वह 1 करोड़ रुपए तक होता है। यानी 1 करोड़ रुपए तक की मूल्य की जो वस्तु और सेवाओं से संबंधित शिकायतें हैं उन पर सुनवाई करने का अधिकार जिला आयोग का होता है। और राज्य आयोग का अधिकार 1 करोड़ रुपए से अधिक व 10 करोड़ रुपए तक, यानी 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ रुपए तक की जो शिकायतें होती है उस पर सुनवाई का अधिकार राज्य आयोग का होता है। साथ ही साथ जिला आयोग के आदेश से कोई पक्षकार यदि सहमत नहीं होता है तो वह राज्य आयोग में अपील कर सकता है और उसकी सुनवाई राज्य आयोग द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा जो राष्ट्रीय आयोग बनाया गया है उसमें 10 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की जो वस्तु और सेवाओं में शिकायत पाई जाती है उसका निराकरण किया जाता है, उस पर अपील की जा सकती है। साथ ही साथ राज्य आयोग के फैसले से यदि कोई पक्ष सहमत नहीं होता है तो वह अपनी अपील भी राष्ट्रीय आयोग में कर सकता है। और कोई पक्षकार यदि राष्ट्रीय आयोग के जो फैसले होते हैं उससे सहमत नहीं होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अब हम इन तीनों आयोगों को देख लेते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं जिला आयोग से। जिला आयोग जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। देखिए इसके अंदर जब शिकायतें आती है
तब जो यह आयोग होता है वह दोनों पक्षकारों के बीच मध्यस्थता स्थापित करके समझौता करने के लिए कार्य करता है। यदि दोनों पक्षकार समझौता करने के लिए सहमत होते हैं तो यह उनमें मध्यस्थता कराने का कार्य करता है, और यदि दोनों में से कोई भी पक्षकार मध्यस्थता स्थापित करके समझौता करने के लिए तैयार नहीं होता है तो यह सुनवाई करता है। जिला आयोग के पास उन शिकायतों पर विचार करने का क्षेत्राधिकार है जहां विचाराधीन वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य को 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं माना जाता। 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य नहीं होता, ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की शिकायत यहां पर की जा सकती है। पहली सुनवाई पर या बाद में जिला आयोग समझौता हो सकता है तो पक्षों के मध्यस्थता से निपटारे के लिए सहमत होने पर लिखित सहमति पर जिला आयोग मध्यस्थता के लिए मामले को संदर्भित करता है। देखिए, जब पहली सुनवाई हो जाती है या उसके बाद में यदि मध्यस्थता के लिए कोई पक्षकार सहमत हो जाते हैं दोनों, तो इनके बीच मध्यस्थता स्थापित करने की लिखित सहमति पर यह मध्यस्थता करवाने का कार्य करता है और मध्यस्थता से संबंधित प्रावधान लागू होते हैं और फिर उस पर मध्यस्थता से संबंधित प्रावधान लागू किए जाते हैं। मध्यस्थता द्वारा निपटारे की विफलता की स्थिति में मामला शिकायत के साथ आगे बढ़ता है और यदि मध्यस्थता संभव नहीं होती है तो यह मामला शिकायत के साथ आगे बढ़ता है, उस पर सुनवाई होती है। यदि शिकायत माल में दोष का आरोप लगाती है जिसे माल के उचित विश्लेषण या परीक्षण के बिना निर्धारित नहीं किया जा सकता है तो आयोग माल का नमूना प्राप्त करता है। देखिए क्या होता है, यदि माल से संबंधित कोई शिकायत है, आपने मिलावटी सामान से संबंधित कोई शिकायत की है, तो मिलावटी सामान है या नहीं इसकी जांच के लिए उस सामान का नमूना लिया जाता है और उसे सील करके एक उचित संस्था के पास भेजा जाता है जो कि उसका परीक्षण करके उसका परिणाम बताती है कि वह जो सामान है, वह जो माल है, वह मिलावटी है या नहीं है। इसे सील करता है और विश्लेषण के लिए उपयुक्त प्राधिकारी को भेज देता है। सेवाओं के मामले में शिकायतकर्ता द्वारा उनके नोटिस में लाए गए सबूतों के आधार पर विवाद का निपटारा किया जाता है। देखिए, यदि सेवाओं में कमी है और उस पर शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत की गई है तो उसे इसके संबंध में सबूत पेश करने होते हैं, तब उन पर सुनवाई होती है और निपटारे के लिए सेवा प्रदाता से किसी भी आवश्यक जानकारी के दस्तावेज या रिकॉर्ड मांगे जा सकते हैं और जिला आयोग द्वारा सेवा प्रदाता से उसकी बात को साबित करने के लिए कोई भी दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। जिला आयोग के आदेश से कोई भी पक्ष संतुष्ट नहीं है तो वह आदेश की तारीख से 45 दिनों के भीतर राज्य आयोग में अपील कर सकता है। देखिए, जिला आयोग के फैसले से असंतुष्ट रहने पर कोई भी व्यक्ति 45 दिनों की अवधि के अंदर, आदेश के जारी होने के 45 दिनों के अंदर ही वह राज्य आयोग में अपील कर सकता है। राज्य आयोग, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, देखिए इसका क्षेत्र होता है पूरा राज्य। जो जिला आयोग के फैसले से सहमत नहीं होता पक्षकार, वह यहां पर अपील करता है। इसकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाती है, संबंधित राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है। राज्य आयोग के पास उन शिकायतों पर विचार करने का क्षेत्राधिकार है जहां विचाराधीन वस्तुओं और दी गई सेवाओं का मूल्य 1 करोड़ से अधिक है लेकिन 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। वह जिला आयोग के आदेश के खिलाफ यहां अपील की जा सकती है। राज्य आयोग के आदेश से कोई भी पक्ष संतुष्ट नहीं है तो वह ऐसे आदेश के 30 दिनों के अवधि के भीतर राष्ट्रीय आयोग को अपील कर सकता है। यदि इसके आदेश से कोई संतुष्ट नहीं होता है तो वह 30 दिनों में राष्ट्रीय आयोग में अपील कर सकता है। देखिए, यह भी वही प्रोसीजर अपनाता है जो कि जिला आयोग अपनाता है। तीसरा है राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। राष्ट्रीय आयोग का पूरे देश पर क्षेत्राधिकार है, यानी इसका जो क्षेत्र है वह पूरा देश है, पूरे देश से इसमें शिकायतें की जा सकती है। राष्ट्रीय आयोग के पास उन शिकायतों पर विचार करने का क्षेत्राधिकार है जहां विचार के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 10 करोड़ रुपए से अधिक है। वह राज्य आयोग के आदेश के खिलाफ अपील, वह राज्य आयोग का जो आदेश होता है, जो फैसला होता है, उसके खिलाफ कोई पक्षकार संतुष्ट नहीं होने पर यहां अपील कर सकता है।
यदि राष्ट्रीय आयोग के आदेश से कोई भी पक्ष संतुष्ट नहीं है तो वह 30 दिनों की अवधि के भीतर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में इस तरह के आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है। देखिए यहां पर राष्ट्रीय आयोग से संतुष्ट नहीं होने पर कोई भी पक्षकार 30 दिनों की अवधि में सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है, वहां अपनी शिकायत को ले जा सकता है। उपलब्ध राहत। अब देखिए जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग यदि शिकायतकर्ता की शिकायत पर सहमत हो जाते हैं, यदि शिकायत सही पाई जाती है तो ये कई प्रकार से उसे राहत पहुंचाते हैं। ये माल या जो सेवा है उसकी कमी को दूर करने का आदेश देते हैं। यदि उत्पाद खराब है तो उत्पाद को बदलने के संबंध में आदेश दे सकते हैं। ये व्यापारी को अनुचित व्यापार पद्धति को अपनाने से रोकने के संबंध में आदेश दे सकते हैं। ये उसे सही गतिविधि में संलिप्त रहने का आदेश भी दे सकते हैं। यदि उपभोक्ता को किसी प्रकार की क्षति पहुंची है तो ये क्षतिपूर्ति का आदेश भी दे सकते हैं। साथ ही साथ यदि शिकायतकर्ता की शिकायत झूठी होती है तो उस पर दंडात्मक कार्यवाही भी इनके द्वारा की जा सकती है। ये उस पर आर्थिक दंड लगा सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि जिला या राज्य या राष्ट्रीय आयोग माल में दोष या किसी अनुचित व्यापार पद्धति में सेवाओं में कमी या उत्पाद दायित्व के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के लिए दावा करने से संतुष्ट हो तो वह एक आदेश जारी करता है। यदि वह संतुष्ट हो जाता है कि दावा सही किया गया है तो उसके द्वारा आदेश जारी किया जाता है। आदेश किस प्रकार के होते हैं? माल में दोष या सेवा में कमी को दूर करने के लिए। माल में यदि कोई दोष है, सेवा में कोई कमी है तो उसे दूर करने का आदेश ये आयोग दे सकते हैं। दोषपूर्ण उत्पाद के स्थान पर नया दोष मुक्त उत्पाद देने के लिए। कोई उत्पाद जो आपने खरीदा है वह खराब है तो उसको बदलकर उसकी जगह सही उत्पाद देने का आदेश भी ये आयोग दे सकते हैं। उत्पाद के लिए भुगतान की गई कीमत या सेवा के लिए दिए गए शुल्क को वापस करने के लिए, और जो उत्पाद खरीदने पर जो भुगतान किया गया था मूल्य उसे वापस देने का, या सेवा के बदले में जो शुल्क दिया गया था उसे वापस करने का ये आदेश दे सकते हैं। विरोधी पक्ष की लापरवाही के कारण उपभोक्ता को हुए किसी भी नुकसान या चोट के लिए उचित मात्रा में क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करने के लिए भी आदेश दिया जा सकता है। देखिए विरोधी पक्ष की लापरवाही से यदि कोई क्षति पहुंची है उपभोक्ता को तो उसकी क्षतिपूर्ति के आदेश भी आयोग द्वारा दिए जा सकते हैं। उपयुक्त परिस्थितियों में दंडात्मक हर्जाना देने के लिए, और इन सभी परिस्थितियों में कोई भी दंडात्मक हर्जाना देने का भी आदेश या आयोग दे सकते हैं। अनुचित या प्रतिबंधी व्यापार पद्धति को बंद करने और भविष्य में इसे न दोहराने के लिए एक व्यापारी को यह भी आदेश दिया जा सकता है कि वह अनुचित या प्रतिबंधी व्यापार पद्धति को न अपनाए, आगे से कभी इसका दोहरान नहीं करे। वह मिलावटी सामान अगर बेच रहा है तो मिलावटी सामान बेचना बंद कर दे, नकली सामान बेच रहा है तो नकली सामान बेचना बंद कर दे। यदि दोबारा इस प्रकार की गतिविधि में वह लिप्त पाया जाता है तो उस पर और भी अधिक कड़ी कार्रवाई यह आयोग कर सकते हैं। सातवां, बिक्री के लिए खतरनाक वस्तुओं को नहीं देने के लिए आदेश दे सकते हैं एक व्यापारी को कि वह खतरनाक वस्तुओं को न बेचे। इस संबंध में भी आदेश दिए जा सकते हैं। आठवां, बिक्री से खतरनाक वस्तुओं को वापस लेने के लिए। यदि व्यापारी द्वारा खतरनाक वस्तुओं की बिक्री कर दी गई है तो उसे वापस लेने का आदेश भी इन आयोगों के द्वारा दिया जा सकता है। नौवां, खतरनाक वस्तुओं के निर्माण को रोकने और खतरनाक सेवाएं देने से रोकने के लिए भी ये आयोग आदेश दे सकते हैं। यदि कोई व्यवसायी खतरनाक वस्तुओं का निर्माण करता है या उन्हें बेचने का कार्य करता है तो उसे ऐसा कार्य करने से रोका जा सकता है इन आयोगों के आदेश द्वारा। 10वां, उत्पाद दायित्व कार्यवाही के अंतर्गत उपभोक्ता को होने वाली किसी भी हानि या चोट के लिए क्षतिपूर्ति करने और खतरनाक उत्पादों को बिक्री आदि किए जाने से रोकने के लिए ये आदेश दे सकते हैं। यदि विवाद में शामिल किसी भी पक्ष द्वारा इस तरह के आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जाती है तो जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के प्रत्येक आदेश को अंतिम माना जाता है। देखिए, दो पक्षकार हैं और इनमें से कोई भी
असहमत नहीं हैं, यानी दोनों पक्षकार आदेश को मानने को स्वीकार कर लेते हैं, उसे मान लेते हैं, तो इनकी अपील आगे नहीं की गई है, इस पर यह आदेश लागू हो जाता है। यानी इन आयोगों के द्वारा दिया गया आदेश ही अंतिम मान लिया जाता है, उस पर फिर आगे कोई कार्यवाही नहीं होती है। उपभोक्ता संगठनों और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका देखिए, ये गैर लाभकारी संगठन होते हैं, उपभोक्ता संगठन या गैर सरकारी संगठन। ये उपभोक्ता हितों के लिए कार्य करते हैं, उपभोक्ताओं को जागरूक बनाए रखने के लिए ये कार्य करते रहते हैं, उपभोक्ता को कानूनी सुविधा उपलब्ध कराने का ये कार्य करते हैं। उन्हें आयोग में किस स्तर पर किस प्रकार से शिकायत करनी है, इसके बारे में जागरूक करने का कार्य इन संगठनों के द्वारा किया जाता है। गैर सरकारी संगठन गैर लाभकारी संगठन हैं, जिनका उद्देश्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना है, और इनका जो उद्देश्य होता है वह होता है लोगों के कल्याण को किस प्रकार बढ़ाया जाए। उनका अपना संविधान होता है और वे सरकार के हस्तक्षेप से मुक्त होते हैं। इनका अपना संविधान होता है, उसी के अंतर्गत ये कार्य करते हैं, सरकार का इन पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, सरकार इनके कार्यों में किसी भी प्रकार से कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती है। उपभोक्ता संगठन और गैर सरकारी संगठन उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई कार्य करते हैं। इन संगठनों के द्वारा जो ये उपभोक्ता संगठन है या गैर सरकारी संगठन है, ये उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए कई प्रकार के कार्य करते हैं। पहला है प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन करके उपभोक्ता अधिकारों के बारे में आम जनता को शिक्षित करना। देखिए, ये कई प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं, कई प्रकार की कार्यशालाएं आयोजित करते हैं, कार्यगोष्ठियां आयोजित करते हैं, जिनके माध्यम से ये उपभोक्ता को उसके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने का कार्य करते हैं, उसे जागरूक बनाने का कार्य करते हैं। उपभोक्ता समस्याओं, कानूनी रिपोर्टिंग, उपलब्ध राहत और हित के अन्य मामलों के बारे में ज्ञान देने के लिए आवधिक पत्रिकाओं और अन्य प्रकाशनों का प्रकाशन करते हैं। ये उपभोक्ता की समस्याओं के संबंध में उन्हें क्या क्या राहत मिल सकती है, उन्हें किस प्रकार से राहत प्राप्त हो सकती है, उन्हें किस प्रकार से कानूनी सहायता मिल सकती है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए ये प्रकाशन भी करने का कार्य करती हैं। कई प्रकार की पत्रिकाओं का इनके द्वारा प्रकाशन किया जाता है, जिनमें उपभोक्ता से संबंधित मामले होते हैं, ताकि उपभोक्ता जागरूक बन सके। प्रतिस्पर्धी ब्रांडों के सापेक्ष गुणों का परीक्षण करने के लिए अधिकृत प्रयोगशालाओं में उपभोक्ता उत्पादों के तुलनात्मक परीक्षण करवाना और उपभोक्ताओं के लाभ के लिए परीक्षण परिणामों को प्रकाशित करना भी इनका कार्य होता है। ये विभिन्न उत्पादों का परीक्षण करवाती हैं, साथ ही साथ जो परीक्षण रिपोर्ट आती हैं उन्हें भी ये सार्वजनिक करने का कार्य करती है, ताकि उपभोक्ता उन रिपोर्ट्स का अध्ययन कर सके और अपने हित के बारे में फैसला ले सके। उपभोक्ताओं को विक्रेताओं के अनैतिक, शोषणकारी और अनुचित व्यापार पद्धतियों का दृढ़ता से विरोध करने और इनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए, ये उपभोक्ताओं को शिकायत करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, ताकि विक्रेता और जो निर्माता के अनुचित कार्य हैं, जो उनके शोषण संबंधी कार्य हैं, उन पर रोकथाम लग सके। इसके लिए ये उपभोक्ताओं को जागरूक करने का कार्य भी करते हैं। पांचवा, उपभोक्ताओं को कानूनी सहायता उपलब्ध कराना। ये उपभोक्ताओं को कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराने का कार्य करती हैं, ताकि उपभोक्ता सही मंच पर अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सके। उपभोक्ताओं की ओर से उपयुक्त उपभोक्ता न्यायालयों में शिकायत दर्ज करना। देखिए, ये उपभोक्ताओं की ओर से सही जगह जाकर उपभोक्ता मंच में ये शिकायत दर्ज करने का भी कार्य करते हैं। यदि 1 करोड़ रुपए से कम राशि की शिकायत है तो ये जिला मंच पर जाकर शिकायत दर्ज करेंगे, उससे अधिक है तो राज्य मंच पर, उससे अधिक है तो राष्ट्रीय आयोग पर शिकायत दर्ज करवाने का कार्य ये करते हैं। उपभोक्ता अदालतों में किसी व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि आम जनता के हित में शिकायत दायर करना। और ये संगठन, जो ये उपभोक्ता संगठन है या गैर सरकारी संगठन है, ये उपभोक्ता अदालतों में
किसी व्यक्ति के हित के लिए दायर नहीं करते किसी याचिका को, बल्कि ये आम जनता के हित में याचिका दायर करने का भी कार्य करते हैं। ये जनहित याचिका दायर करके भी आम जन को, आम उपभोक्ता को होने वाली क्षति से बचाने का कार्य करते हैं, उन्हें जागरूक करने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। देखिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने उपभोक्ताओं को किस प्रकार से राहत पहुंचती है, किस प्रकार से उनके संरक्षण के लिए कार्य किए जा सकते हैं, कौन कौन से संगठन उनके संरक्षण के लिए किस प्रकार कार्य करते हैं, साथ ही साथ सरकार द्वारा कौन कौन से अभिकरण स्थापित किए गए हैं और उनमें किस प्रकार की शिकायतें वे कर सकते हैं, किस मूल्य तक की वे शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, किस मंच पर, इसके बारे में जानकारी हमने प्राप्त की। साथ ही उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली राहत के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की और उपभोक्ता संगठन किस प्रकार से एक उपभोक्ता के हित के लिए कार्य करते हैं, इसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।